हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसमें बिना एक्सरसाइज किए या बिना हम जिम गए या बिना डाइटिंग किए हम वेट लॉस कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली ये सबको सबसे अच्छा लगता है कि लोग, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए मेडिसिन भी नहीं लेना चाहते, लोग वेट लॉस करने के लिए जिम भी नहीं जाना चाहते, और लोग वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डाइटिंग नहीं करना चाहते। थोड़ी बहुत डाइटिंग ऑब्वियसली सब कर सकते हैं, उतना एक्सेप्टेबल होता है, पर जितना वेट लॉस रेजिमेंट्स और ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं उतना थोड़ा सा कर पाना और कॉमन आदमी के लिए प्रैक्टिकली मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उतना एग्रेसिव डाइटिंग करना यानी अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर देना मैक्सिमम 5% लोग कर पाते हैं, 95% लोग नहीं कर पाते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़े दिन ट्राई करते हैं, फिर वज़न वापस से बढ़ के आ जाता है, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं और इवेंचुअली होता ये है कि एक स्टेज ऑफ टाइम के बाद आदमी अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम मोटे ही ठीक हैं, हम उसको ज़्यादा कम नहीं कर सकते, कट डाउन नहीं कर सकते। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे ओबीज लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रख के अपने वज़न को कम कर सकते हैं। ऐसा मैं कोई जादुई नुस्खा नहीं देने वाला हूँ कि जिसको एक दवाई लिया और वज़न कम हो जाएगा। ऐसा लोग काफ़ी नेट पर एडवर्टाइज़ करते हैं एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फेक। 99.9% ऑफ द टाइम ऐसी कोई भी थेरेपी नहीं है जिससे कि एक्चुअल में कुछ सिग्निफिकेंट आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो बहुत टेम्परेरी बेनिफिट मिलेगा, साइड इफ़ेक्ट्स का भी रिस्क काफ़ी रहेगा। इसलिए कोई भी ऐसी गलत या फेक जो एडवर्टिजमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ आप ले लो और इससे वज़न तुरंत कम हो जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा, वैसा चीज़ नहीं होती है। दिस डजंट वर्क। ऐसा नहीं होता। अगर एक्चुअल में ऐसा कोई चीज़ होती जो वर्क कर रही होती तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट है उसके लिए। दुनिया भर में कितने % लोग ओबीज हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है, पर एक्चुअली रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें चल नहीं पाती, उतना मार्केट उनका बढ़ नहीं पाता ये सब चीज़ों, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं डिलीवर करते लोग। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहते हैं, तभी वो दूसरों को बोलेंगे कि हाँ इससे हमें रिजल्ट मिला। तो आज हम बात करेंगे कुछ सिग्निफिकेंट टिप्स के बारे में जिसको हम फॉलो करने से कुछ वज़न को कम करने में मदद मिल सकती है, बिना बहुत अग्रेसिव डाइटिंग किए या बिना जिम गए। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली हमने डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल लॉन्च किया है। उस पर वो कंटेंट इंग्लिश में भी देख सकते हैं और उनको ये सारा कंटेंट इंग्लिश भाषा में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपलोड उस चैनल पे करेंगे। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वेट लॉस के रिडक्शन के टिप्स पर विदाउट एग्रेसिव डाइटिंग एंड विदाउट एग्रेसिव एक्सरसाइज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप है घर पर बनाया हुआ खाना प्रेफर करें एज़ फार एज़ पॉसिबल। देखिए, बाहर से अगर आप जब भी खाना खाते हैं तो खाने पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। आपको भले ऊपर से वो ऑयली कम लगे या जो भी लगे, लेकिन खासकर इंडियन होटल्स में एक कॉमन बहुत प्रैक्टिस देखी गई है कि लोग फूड को टेस्टी बनाने के लिए या पैलेटेबल बनाने के लिए, खाना जल्दी बनाने के लिए शेफ्स ज़्यादा से ज़्यादा तेल डालते ही हैं। कितने बार होटल्स में, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है, हम होटल्स में शेफ्स को बोलते हैं कि आप कम ऑयल में बनाओ, लेकिन उनका हाथ ही ऐसा सेट रहता है कि वो ऑयल डालते ही डालते हैं। आपको वो ऑयल कुकिंग या लेस ऑयल कुकिंग घर पर ही ज़्यादा पॉसिबल है। बाहर आप उस पर मॉनिटर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीज़ आप खाएंगे उसमें कंपैरेटिवली फ़ैट का कंटेंट, अगर बहुत ज़्यादा बोल के भी आपने भी बनवाया तो भी कम से कम डबल तो होगा ही होगा जितना आप घर पर ऑयल डाल सकते हैं उसके कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ ये है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो गार्निशिंग के लिए यूज़ की जाती है, जैसे एक्स्ट्रा ऑयल्स है, एक्स्ट्रा चीज़ है, ऊपर से कई बार छौंक लगा देते हैं। ये सब चीज़ें जो है आप इस सब चीज़ों को घर पर कंट्रोल कर सकते हो, बाहर आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो अगर आप घर पर मील प्रिपेयर करते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका है वेट को कंट्रोल करने का। जो लोग 80 to 90% ऑफ द टाइम्स घर का खाना खाते हैं, मैक्सिमम 5% या 10% ऑफ द टाइम्स ही बाहर खाते हैं, कंपेरेटिवली वेट रिड्यूस करने का चांसेस उनके ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो लोग बाहर खाते हैं। हाँ, बाहर भी अगर आपको कोई बहुत अच्छी जगह मिल गई जो बहुत ही अच्छा खाना बना रही है और बहुत ही पैलेटेबल खाना बना रही है, बिल्कुल मिनिमम ऑयल बना रही है, तो आई थिंक यू कैन स्टिल हैव दैट। पर अगर 95% ऑफ द टाइम्स जो लोग हम रेगुलर खाना बनाते हैं उनके लिए ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एज़ फार एज़ पॉसिबल घर पर बनाए। और घर पर भी बनाने का मेन मतलब यही है कि उन चीज़ों का ध्यान रखें जिनसे फ़ैट बढ़ सकता है, यानी कि जो चीज़ें आपका वज़न बढ़ाती हैं, जैसे कि ऑयल है, फैट है, घी है, चीज़ है, बाकी हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट्स है, स्वीट्स है, चीनी है, ये सब चीज़ों पर आप कंट्रोल करें। बाहर कई बार आप एक छोटा सा पीस ऑफ केक या पेस्ट्री भी अगर ले लेते हैं तो उसमें कई बार बहुत ज़्यादा कैलोरी चला जाता है, जितना आप सोच सकते हैं या जितना आप इमेजिन करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा।
ठीक है। तो इसलिए एज़ फार एज पॉसिबल घर पर ही कुकिंग का प्रयास करिए, एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम्स आपका मील्स घर पर ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है ईट मोर प्रोटीन, यानी प्रोटीन से सब चीज़ों को सप्लीमेंट करें। आप टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज से अगर इक्वेट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में लगभग कैलोरी जितना वो देती है वो बराबर होता है, लेकिन प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट टिप ये रहता है, इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये रहता है कि प्रोटीन जो है कि वो कैलोरी ज़रूर देता है लेकिन वो आपकी बॉडी को सैटिस्फाई बहुत जल्दी एक्टिवेट करता है। यानी आप उतना ही अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाएं, उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाएं तो आपको पेट प्रोटीन खाने पर ज़्यादा भरा हुआ महसूस होगा, आपका और खाने की इच्छा नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जब आपका हंगर सेंटर बॉडी का एक्टिवेट होता है तो आपको भूख लगती है, जब सैटिस्फाई सेंटर ब्रेन का एक्टिवेट हो जाता है तो भूख खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है। तो हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपका सैटिस्फाई सेंटर जल्दी एक्टिवेट होगा, हंगर सेंटर को बार बार स्टिमुलस नहीं जाएगा, पेट भरा लगेगा, तो कंपैरेटिवली आपका एपेटाइट कम हो जाएगा। तो जो भी चीज़ खाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएं। और प्रोटीन खाने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रोटीन को बनाने के लिए आप उसमें खूब सारा ऑयल डाल दें तो वो कोई मतलब नहीं बचेगा। आप जितना ज़्यादा ब्लैंड प्रोटीन खाएं, जितना ज़्यादा सादा प्रोटीन खाएं, कम से कम ऑयल और कार्बोहाइड्रेट के साथ खाएं, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कई ऐसी चीज़ें जैसे सीड्स वगैरह होती हैं या ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं या एग्स होते हैं, उसका वाइट पोर्शन है, ये चीज़ में इनहेरेंटली बहुत प्रोटीन होता है। शिया सीड्स है, हेम सीड्स है, ये सारी चीज़ों में इनहेरेंटली बहुत प्रोटीन होता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा सब्सटीट्यूट करें एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रेकफास्ट से, तो आपको कंपेरेटिवली आपका वज़न, खाना आप घर पे ही खा रहे हो, खाना आप पेट भर के ही खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वज़न उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि कार्बोहाइड्रेट या फैट वाली मील से बढ़ेगा। नेक्स्ट है ईट मोर फाइबर। आप वैसी चीज़ों को सिलेक्ट करिए जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर जो है आपकी गट की मोटिलिटी को भी बेटर करता है, आपका पेट को जल्दी भर जाता है, उससे कंपेरेटिवली उसको डाइजेस्ट होने में एक तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए पेट बहुत टाइम तक भरा हुआ महसूस होता है, आपके गट को पूरी तरह से फिल कर देता है और नेक्स्ट मील तक आपको भूख नहीं लगती है। ज़्यादातर लोगों का पेट वज़न बढ़ने का, इनफैक्ट मेरे भी वज़न बढ़ने का रीज़न यही है कि हम खाने के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं। खाने के बीच में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आप जितना खाना खाते हो उसमें जितनी कैलोरी जाती है, उसके बियॉन्ड जो स्नैक्स आप खाते हो उसमें उससे डबल कैलोरी या उतनी कैलोरी एटलीस्ट चली जाती है। तो एक्चुअली आपका जितना खाना है वो डबल हो जाता है। तो वो चीज़ों को अगर आप कट डाउन कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, इससे पेट ज़्यादा भरा महसूस होगा, डाइजेशन बहुत स्लो होगा, गट के थ्रू फूड का ट्रांजिशन टाइम बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन कम होगा, उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है तो कंपेरेटिवली आपका कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम भी कम होगा और आपका ज़्यादा बैलेंस डाइट आपको मिलेगा कंपेरेटिवली। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, होल ग्रेन ज़्यादा खाएं। रिफाइंड या प्रोसेस्ड ग्रेन्स ज़्यादा अगर आप खाते हो तो उसमें उतना फाइबर नहीं होता, उसका रिफाइन जब करते हैं तो सारा फाइबर कंटेंट निकाल दिया जाता है। तो आप ज़्यादा फ्रूट्स और सब्ज़ी और ज़्यादा ग्रेन्स खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, होल ग्रेन्स खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है प्रोबायोटिक, यानी गट में बैक्टीरिया को ज़्यादा स्टिमुलेट करें, वैसी वाली चीज़ें खाएं जिसमें प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक की गोलियां भी आती है, वो आप ले सकते हैं। उससे कंपेरेटिवली होता ये है कि आपके जो आंतों के सेल्स हैं उनको थोड़ा पोषण मिलता है, उसमें एनर्जी कंपेरेटिवली बेटर मिलती है और उसमें कुछ स्पेसिफिक फैटी एसिड्स भी गट में बनते हैं जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। बॉडी वेट कंट्रोल करने में भी वो हेल्प करता है। तो गट के नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगर आपके ज़्यादा रहेंगे तो गट का डाइट का बैलेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन वगैरह थोड़ा बेटर रहेगा। और जो आप हाई फैट और हाई शुगर वाली चीज़ें लेते हैं तो वो गट के बैक्टीरिया को ऑल्टर करता है, तो उसमें कंपेरेटिवली आपका डाइजेशन भी ख़राब होगा, वज़न भी जल्दी बढ़ेगा। ओवर द काउंटर प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं, आप उसको खा सकते हैं, बहुत सारे सैशेज में या पाउडर्स में ये आते हैं। या अगर आप नेचुरली अगर चाहते हैं तो दही में ज़्यादा होता है, दही, किमची, सॉरक्रॉट, केफिर, मीसो, टेम्पे, कॉर्नबूचा, ये सब तरह के मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही हैं। ये सब में कंपेरेटिवली आपका प्रोबायोटिक यानी बैक्टीरिया कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो ये प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो गट के बैक्टीरिया थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और ज़्यादा उनकी कंटेंट रहती है, तो ये भी वज़न कम करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। इसको आप एडिशनल पाउडर सैशे में भी ले सकते हैं या मेनली दही वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाई बैक्टीरिया या इस तरह के कंटेंट वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं तो अच्छा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, स्लीप अच्छी रखिए। स्लीप बॉडी के मेटाबॉलिज्म को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, लेकिन स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जो लोग 6 घंटे से कम की नींद रखते हैं उनको कंपैरेटिवली ओवरवेट या ओबीज होने का चांस ज़्यादा है। उनका लाइफ का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से खाना बढ़ जाता है। तो दूसरा एक चीज़ ये भी है कि कई बार लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेक रखने के लिए या कंटिन्यूस जागते रहने के लिए भी रात को एक्स्ट्रा चीज़ें खाते रहते हैं। ये ऐसा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं कोई लेट नाइट स्टडीज़ वगैरह करता हूँ या लेट नाइट जागता हूँ कोई भी चीज़ के लिए, तो जितना देर एक्स्ट्रा मैं जागता हूँ उसके कंपैरिजन में मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें खा लेता हूँ। उस टाइम में आप फ्रिज में जो भी रखा हो अब जाके वो खा लेते हैं, कोई स्नैक कर लेते हैं, कोई चाय बना लेते हैं। कई बार ज़्यादा जागने के लिए आप 2-3 बार चाय पी जाते हैं। अब एक चाय में ऑन एवरेज 100 से 150 कैलोरीज होता है, 3 बार आपने चाय पी लिया तो 500 कैलोरी, यानी एक मील जितना खाना हो गया। या आपने चाय के साथ 2-3 बिस्किट्स खा लिए तो भी 200-250 कैलोरी हो गया। तो आपको कैलोरी का कैलकुलेशन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो, उसका एक फूड डायरी मेंटेन कीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हिसाब रखें कि आप कितना खा रहे हैं। और हमारा मेन पॉइंट जिस पर हम बात कर रहे थे कि स्लीप अच्छी रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ओवरनाइट और लेट नाइट वर्क करना है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एटलीस्ट 7-8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, 6 आवर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 12 घंटे और 15 घंटे सोइए, पर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप रखिए। तो उसमें कंपेरेटिवली आपका रात का जागना कम होगा, ओवर नाइट स्नैकिंग करना कम होगा, जागने के लिए जो आप टी और कैफिनेटेड बेवरेजेस लेते हैं वो कम होगा, और आपको बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक पॉजिटिव वे में आपका स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से आपको मोटापे का प्रॉब्लम कम होगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन कम होगा, इसलिए ओवर ईटिंग भी कम होगा। ये एक तरह का विशेष साइकिल है कि एक चीज़ से दूसरी आ जाती है, तो आप जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे उतना आपका कंपैरेटिवली वजन बढ़ना कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, योगा या स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन वगैरह करने से बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम होता है, बॉडी में अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं और जो स्ट्रेस है बॉडी का, वो ओवर ईटिंग को ट्रिगर करता है। जितना आपका मन अशांत होगा, जितना आपका मन विचलित होगा, उतना आप ज़्यादा खाना खाओगे, और ज़्यादा खाना खाओगे तो डेफिनेटली वजन बढ़ेगा। बहुत सारे पेशेंट जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं या एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, वो वज़न उनका बढ़ ही जाता है। रीज़न बीइंग कि वो ओवर ईट करते हैं अपने एंग्जाइटी को कम करने के लिए। ऐसा बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मली एक उनका टेंडेंसी ही रहती है कि स्ट्रेस हार्मोन बॉडी बनाती तब है जब बॉडी को लगता है कि कोई डेंजर है, और स्ट्रेस हार्मोन्स जब बनाती है तो बॉडी एक तरह से चाहती है कि आपका शुगर लेवल्स थोड़ा हाई रहे। शुगर लेवल्स हाई करने के लिए वो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एक्ट करके सेल्स पर शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, प्लस थोड़ा सा आपको खाने के लिए भी इनकरेज करते हैं कि आप अगर पॉसिबल है तो थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए ताकि ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहे, ताकि अगर इमरजेंसी में बॉडी को कोई ज़रूरत हो तो शुगर कम ना पड़े। तो ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन जब लोग ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर एंग्जाइटी करते हैं, तो इनसे वो स्ट्रेस हार्मोन्स कंटिन्यूसली रहते हैं, तो इसलिए वजन बढ़ जाता है उनका, ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो योगा मेडिटेशन करके आप मेंटल लेवल स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहेगा और स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में कम बनेंगे, तो इससे आपका वजन कंपैरेटिवली कम होगा। जितना एक्सरसाइज का बेनिफिट है उतना ही मेंटल स्ट्रेस को कम करने का बेनिफिट है। तो योगा बाकी एक्सरसाइज के कंपैरिजन में इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। बाकी एक्सरसाइज में ठीक है आपने कैलोरी लॉस तो कर लिया, लेकिन मेंटल स्ट्रेस के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। योगा आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करेगा। तो अगर दूसरी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आई वुड रिकमेंड कि आप योगा ज़्यादा कर सकते हैं। यानी योगा के बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कौन सी योगा पोजेस हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है, हमने इस बारे में टॉपिक किया है, वो आप देख सकते हैं। पर डेफिनेटली अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो योगा अच्छा तरीका है, उससे मन शांत रहेगा, मन विचलित नहीं होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करने से योगा करने से आपका जो है कंपैरेटिवली मन शांत रहेगा, आपका एक्सरसाइज तो होगा ही, बॉडी का कैफिनेटेड कंटेंट्स कम होगा। बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट्स और इस तरह की मेडिसिन जो लोग लेते हैं उनसे भी वजन बढ़ता है। और एज़ फार एज़ पॉसिबल आप कोशिश करिए कि अगर नॉन इसेंशियल आपकी कोई कमिटमेंट्स हैं या कोई इस तरह की पार्टीज़ वगैरह हैं जहां आपके नहीं जाने से अगर काम चल सकता है, तो वो सब चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। तो उसमें भी कई बार एडिशनल खाना हो जाता है, तो वो सब चीज़ों को आप कंपैरेटिवली कम करें। अगर आउटडोर्स आप जा रहे हैं तो आउटडोर्स जाने का ये मतलब नहीं कि आउटडोर्स का आप खाना खाने के लिए जा रहे हो। आप आउटडोर्स जो है घूमने फिरने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जाइए, पर आप उसमें बहुत ज़्यादा स्नैकिंग मत करिए। कुछ सोशल कमिटमेंट्स अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो उसे अवॉइड करिए।
इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है विटामिन डी ज़्यादा खाइए। जितना ज़्यादा आप विटामिन डी लेते हैं वो एक तरह से मेटाबॉलिक हार्मोन है जो बॉडी के डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम करता है, डायबिटीज़ में भी हेल्पफुल है, हड्डियों की ताकत को भी बेटर करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारियों के लिए भी अच्छा है। विटामिन डी ज़्यादातर एनिमल फूड्स में ज़्यादा रहता है, जैसे एग योक है, फैटी फिश है, कुछ मशरूम्स है, कुछ फोर्टिफाइड फूड्स में भी रहता है, कुछ फूड्स में ऊपर से भी डाल देते हैं तो उसको फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं, उसमें भी अच्छा रहता है। तो विटामिन डी या तो आप अलग से टैबलेट्स लीजिए या उसको आप डाइट के साथ ले सकते हैं, पर ये कंपैरेटिवली आपको वज़न कम करने में हेल्प करेगा। एक तरह से पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म इंड्यूस करता है तो थोड़ा सा वज़न कम करने में मदद मिलती है, ऐसा कुछ स्टडीज़ में शो किया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ विटामिन डी खाइए उससे वज़न आपका कम हो जाएगा, या विटामिन डी लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड ले लें। ऑब्वियसली एनिमल फूड में विटामिन डी ज़्यादा होता है, एग योक में ज़्यादा है, तो आप एग योक बहुत ज़्यादा खाने लग जाओ कि मेरे को विटामिन डी मिलेगा तो वज़न कम हो जाएगा, तो उसके बदले उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा। वैसा नहीं, सिलेक्टेड फूड्स में आप अगर विटामिन डी साथ में ले तो अच्छा है। आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि जिसमें विटामिन डी तो आपको मिल रहा है लेकिन फैट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, तो वो फूड आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि खाने को मल्टीपल स्मॉल पोर्शंस में खाइए, छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करिए। जो अपने इंडियन मील्स में लोगों का टेंडेंसी रहता है कि 3 बार पेट भर के लोग खा लेते हैं और उसके बीच में जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत स्नैकिंग करते रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। मल्टीपल पोर्शंस में 3 के बदले 6 से 8 पोर्शंस में मील्स को डिवाइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जो लोग मल्टीपल टाइम्स फूड को खाते हैं या हर 2-2, 3-3 घंटे में फूड डिवाइड करके खाते हैं, उनका लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा अच्छा रहता है। इंटरमीडिएट बीच में स्नैकिंग करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ओवरऑल दिन भर का इंटेक जो है मील का कम रहता है। यानी मान के चलिए कि अगर आप एक बार खाना खा रहे हो उसमें आप 5 रोटी या 6 रोटी खा रहे हो, तो उसके बदले उसी चीज़ को आप 2-2 घंटे के ब्रेक्स में 2-2 रोटी करके खाइए, या एक बार में आप 2 कटोरी सब्जी खा रहे हो या 2 कटोरी सब्जी और 2 कटोरी दही या व्हाटएवर आप खा रहे हो, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके खाएं, तो आपका कंपेरेटिवली पेट ज़्यादा टाइम भरा रहेगा, आपको बीच में स्नैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ओवरऑल दिन भर का आप कैलोरी इंटेक कैलकुलेट करोगे तो उतना ही खाना आप पूरे दिन भर चला सकते हो जितना आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप चलाते हो तो आपको उसमें बीच में स्नैक करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो उसमें 2-3 घंटे तो पेट ज़रूर भरा रहता है, लेकिन जब मील्स में 8-8 घंटे का गैप रहता है तो सेकेंड मील से कुछ घंटे पहले आपका पेट वापस से खाली हो जाता है और उस समय मील के एंटिसिपेशन में आपको ऑलरेडी एसिडिटी वगैरह होना चालू हो जाता है, तो आपको उस समय कुछ खाने की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो खाना खाने के 4-5 घंटे के बाद आप डेफिनेटली खाना खाने की कोशिश करोगे। उसके बदले अगर आप 2-2, 3-3 घंटे के ब्रेक्स में अगर खाना को खाते हो तो कंपैरेटिवली आपका पेट ज़्यादा भरा रहेगा और आपको बार बार स्नैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच में जो ये स्नैक्स लोग खाते हैं उसमें ज़्यादातर जो लोग खाते हैं वो या तो चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पी लेते हैं या उसमें स्नैक्स वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसमें आपको कंपैरेटिवली उतना फ़ायदा नहीं होगा, कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपका ओवरऑल दिन भर में जितना खाने में कैलोरी जा रही है उतना ही कैलोरी स्नैक में भी चली जाएगी, तो आपको उसको कम करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप खाना खाएं स्मॉलर प्लेट में खाएं। काफ़ी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि अगर आप पूरा बड़ा प्लेट में खाते हैं और उसको 2 बार या 3 बार जो नॉर्मल लोगों की टेंडेंसी होती है पूरा रीफिल करते हैं, खासकर पार्टीज़ वगैरह में, तो उसमें आपका खाने का क्वांटिटी डबल हो जाता है। उसके बदले छोटी प्लेट लें। मन एक तरह से इस तरह से आप उसको एक तरह से फूल बना सकते हैं या बेवकूफ़ बना सकते हैं कि अगर आपने छोटा प्लेट भी खाया, मन का ऐसा रहता है कि जब आपकी प्लेट फिनिश हो जाती है तो एक तरह से सेटाइटी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है कि अब खाना हो गया, बहुत हो गया। खासकर अगर आपने 2 या 3 बार उसको रिफ़िल करके खाना है तो उसमें और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बड़ी प्लेट को आप 3 बार रिफ़िल करोगे तो खाना आपका बहुत ज़्यादा होगा, और छोटी प्लेट को 2 बार या 3 बार आपने रिफ़िल कर लिया, चलिए एक बार एक्स्ट्रा भी रिफ़िल कर लिया, तो भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ फूड कंपैरेटिवली कम होगा। मन बार बार उसको यही मैसेज जाता रहेगा कि हाँ पेट भर गया, हमने 2 बार खा लिया, बहुत खा लिया, अब और नहीं खाना है। तो इसलिए एज़ फार एज़ पॉसिबल छोटी प्लेट लें, उसमें थोड़ा थोड़ा सब तरह का खाना लेके उस तरह से आप खाएँ, खासकर पार्टीज़ वगैरह में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो लोग बड़ी प्लेट लेके खाते हैं। होटल्स वगैरह में या पार्टीज़ वगैरह में कई बार जो साइड सर्विंग्स के लिए या सूप्स वगैरह के लिए जो छोटी प्लेट्स रहती है, कई बार वैसा भी रिकमेंडेड है कि वैसी छोटी प्लेट्स को आप लेके उसमें खाना खाएं, तो आपको ओवरऑल आप खुद ही कैलकुलेट करके देखिएगा आप जितना खा रहे हो वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आप पूरी भरी हुई प्लेट बड़ी 2-3 बार रिफ़िल करते हो तो आपका खाना कई गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, कोई भी ऐसा बेवरेज या कोई भी ऐसा ड्रिंक ना ले जिसमें शुगरी कंटेंट ज़्यादा है। शुगर के बदले आप वाटर में कोई हर्ब्स डाल के या कोई फ्रूट एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज़ करके ले सकते हैं। बहुत सारे ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जिसमें
शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फ्रक्टोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो सब चीज़ों की वजह से आपका वज़न काफ़ी बढ़ जाता है। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल कोई भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जैसे जिंजर है, मिंट है, खीरा है, बेरीज़ हैं, उसको पानी के साथ लें या पानी के साथ उनको प्रिपेयर करके कुछ फ्लेवर्स वगैरह डाल के आप लें, वो ज़्यादा अच्छा है। नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं। तो ये आपको कंपेरेटिवली जिसमें लेस शुगर वाली ड्रिंक्स है ये आपका वज़न थोड़ा कम करेगी। पर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस खासकर कोल्ड ड्रिंक्स जो लोग लेते हैं उनका डेफिनेटली बहुत जल्दी वज़न बढ़ता है। एक तरह से मान के चलिए कि अगर आपको कट डाउन करना है और वज़न कम करना है तो कोल्ड ड्रिंक या सोडा ये चीज़ों को डेफिनेटली आपको कट डाउन करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये प्लेन शुगर वाटर है, तो जितना बार आप पियोगे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन ये आपका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आपको लगता है यार 200 ml पी रहा हूँ, उसमें एक 100 ml में लिखा है 44 कैलोरीज, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो प्लेन शुगर ही है, पानी और शुगर, तो वो कंपेरेटिवली नुकसान करेगा। आपको शुगर तो कट डाउन करना ही करना है अगर आपको वज़न कम करना है तो। और उसमें सबसे अच्छा चीज़ और सबसे ईजी चीज़ ये है कि ये बेवरेजेस को आप कट डाउन करिए। ज़्यादातर आप कहीं पे भी आउटिंग्स वगैरह के लिए जाते तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है, खासकर मूवी थिएटर्स वगैरह में, कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल ये चीज़ों को आप अवॉइड करिए, इसमें फैट कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और डेफिनेटली वज़न आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जो भी स्नैक्स आप प्रिपेयर कर रहे हो उनको थोड़ा सा हेल्दी वे में प्रिपेयर करें। उसमें चूज़ ऐसे प्रोडक्ट्स को करें जिसमें वज़न कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा नहीं बढ़े। कुछ नेचुरल फूड्स हैं जैसे दही वगैरह है, हाई फाइबर कंटेंट वाली चीज़ें, एप्पल्स, बनाना, ऑरेंज है। हाई फाइबर वेजिटेबल्स हैं जैसे कैरेट्स है, ब्रोकोली है। कुछ नट्स वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट वगैरह ना हो, खासकर काजू है या वॉलनट्स है, उसमें सॉल्ट ऊपर से ना डालें, तो वैसी सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं। लेकिन आप कोई भी चीज़ जिसमें ऑयल है या जो डीप फ्राइड है वैसे स्नैक्स को आप कंपेरेटिवली अवॉइड कीजिए। स्नैक्स में भी मतलब जैसे मैंने कहा कि खाने के बीच में काफ़ी बार लोग स्नैक करते हैं, वो स्नैक्स को भी आप अगर प्रॉपरली चूज़ करेंगे कि आप ये स्नैक अच्छा है ये बुरा है, तो भी आपका कैलोरी कट डाउन करने में काफ़ी मदद मिलेगा। ज़्यादातर स्नैक्स में आप अगर 4 चीज़ें रखिए तो उसमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, खासकर जो हाई फाइबर फ्रूट्स है जैसे एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस, ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें, उससे आपका वज़न कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा। पेट लगभग उतना ही भर जाएगा। आप एक समोसा खा रहे हो उसके बदले एक एप्पल खा रहे हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि कैलोरी कंटेंट जितना समोसा में जाएगा वो कई गुना ज़्यादा होगा। एप्पल कंपैरेटिवली नेचुरल शुगर है तो उतना ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आप कंपैरेटिवली जो वज़न बढ़ना है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ये स्नैक के बीच में जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, ये जो हाई चीज़ प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आप कैलकुलेट करके देखिए या इंटरनेट पर सर्च करके देखिए कि पिज़्ज़ा की एक स्लाइस में कितनी कैलोरीज होती हैं। ऑन एन एवरेज पिज़्ज़ा की एक छोटी सी स्लाइस जो 1/4 साइज ऑफ मतलब छोटे पिज़्ज़ा को आप 4 स्लाइस में अगर कट कर रहे हो तो एक स्लाइस में 250 से 350 कैलोरी तक होता है, डिपेंडिंग कि किस तरह से उसको प्रिपेयर किया। एक छोटे साइज़ का 6 इंच का भी अगर आप पिज़्ज़ा ले लेते हो तो लगभग 1200-1300 कैलोरी जितना चला जाता है, जितना पूरे एक आदमी को पूरे दिन भर में खाना चाहिए, उतना खाना या उतनी कैलोरी एक छोटे से 6 इंच के पिज़्ज़ा में चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड्स है, कैलोरी डेंस फूड्स है। तो स्नैक करने के लिए ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बंद करना है आपको। वो चीज़ों पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप महीनों सालों नहीं खाएं, वंस इन अ वाइल खाएं, पर इन सब चीज़ों पर आप जितना ज़्यादा कट डाउन करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, जितना अग्रेसिवली कट डाउन करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है ज़्यादा चबाएं। खाना को आप जितना ज़्यादा बार चबाएंगे ब्रेन को बार बार मैसेज जाता है, गले की मसल्स थक जाती हैं, मुंह की मसल्स थक जाती हैं, तो वो ब्रेन को बार बार मैसेज देती है कि भाई हो गया और नहीं खा सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप खा रहे हो तो जितना अमाउंट ऑफ खाना आप खा रहे हो उसको जल्दी जल्दी मत खाइए, उसको आप चबा चबा के धीरे धीरे करके खाइए, तो आपको कंपैरेटिवली मुंह में टेस्ट भी अच्छा आएगा, ब्रेन के सेंटर्स भी सैटिस्फाई के ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे, ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, आपको मैसेज मिलेगा ब्रेन को कि आपका पेट भर गया है, तो कंपैरेटिवली आप कम खाएंगे। तो जितना अभी आप खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपरली चू करके अच्छी तरह से धीरे धीरे करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वो आपके लिए लॉन्ग टर्म आप खुद ही देखोगे कि जितना आप खाना आप चबा चबा के खाते हो और जितना खाना आप जल्दी खाते हो उसमें जितने में पेट भरता है वो उसमें ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क होता है। यानी कि आपको पेट भरने के लिए अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे हो तो जितना खाना खाना पड़ेगा वो ऑलमोस्ट डबल होगा एज़ कम्पेयर टू जो आप चबा चबा के अगर धीरे धीरे करके खाएँ तो उसमें जितना बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है माइंडफुल ईटिंग करिए। वेट मैनेजमेंट के हिसाब से जो जो चीज़ें अच्छी है वो ध्यान में रख के उसके बारे में फोकस करके खाइए।
कई बार आप जब खाना खा रहे होते हैं तो मन आपका अगर डिस्ट्रैक्टेड हो जाए और उस समय आप टीवी देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, कोई चीज़ सुन रहे हो, मन उस तरफ डाइवर्टेड है, तो वो खाना खाने का बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, क्योंकि माइंड उसमें लगा हुआ है तो ब्रेन का सेंटाइटी सेंटर स्टिमुलेट नहीं हो पाता कि आपको पेट भर गया है, वो मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। तो जब भी आप खाना खा रहे हो तो उसमें मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, सब चीज़ को बंद रखिए, फोकस करिए खाने पर और खाने को ही खाइए। उस समय बहुत ज़्यादा बातें भी मत करिए। आप अगर उस समय बातें करने में भी इन्वॉल्व है तो आप मान के चलिए कि आपका खाना 1.5 गुना या डबल हो जाएगा, क्योंकि उस समय मन का फोकस खाने पर ही होना चाहिए। अगर आपका मन का फोकस टीवी पे है, मोबाइल पे है, या आपका फोकस अगर उस समय बातें करने में है, तो आपका खाना ऑलमोस्ट 1.5 गुना डबल हो जाएगा। आपका पेट ही नहीं भरेगा, आप खाते जाओगे, क्योंकि उस समय आपका मन जो है उस टीवी को एंजॉय करने में लगा हुआ है या उन बातों को एंजॉय करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप का ध्यान खाने पर नहीं जा रहा, ब्रेन को मैसेज ही नहीं पहुंच रहा कि आपका पेट भर गया है। तो आपका फूड कंजम्पशन कई गुना फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप खाने पर ही फोकस करिए खाने के टाइम, और उस समय कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। इसका लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप जो हम बात करेंगे कि एज फार एज पॉसिबल फैमिली मील्स रखें। फैमिली मील्स में अगर सब लोग मिल के साथ में अगर खाते हैं तो कंपैरेटिवली वेट मैनेजमेंट में एक अच्छा क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि उस समय जैसा कि मैंने कहा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, आप खुद का भी आपका फोकस रहेगा और फैमिली वालों का भी फोकस रहेगा कि आपने कितना बार खा लिया, कितने बार नहीं। कई बार हम क्या है कि हम कितना खा लेते हैं, कितना वो चीज़ें बार बार सर्व कर लिया, फोकस नहीं रहता। फैमिली के साथ बैठ के अगर आप प्रॉपरली सब मील पर फोकस करें, फैमिली के साथ बैठने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बातें करें और उस समय ऊपर ही ध्यान रहे और सारा डिस्ट्रैक्शंस में ही आपका ध्यान रहे, वैसा नहीं है। पर फैमिली के साथ मिलकर अगर आप मील को एंजॉय करते हैं तो कंपैरेटिवली आपका वज़न कम होने का चांस ज़्यादा है। काफ़ी लोगों ने इस तरह का वो किया है कि जो लोग अकेले रहते हैं, डिप्रेशन वगैरह में रहते हैं, अकेले सिंगल घर में रहते हैं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहता, उनके वजन बढ़ने का चांस कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। और एज़ कम्पेयर जो लोग अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, खाना सारा फैमिली के साथ खाते हैं, वैसे लोगों को पॉजिटिव स्टिमुलस भी ब्रेन को मिलता है, वैसे लोगों को कंपैरेटिवली वजन बढ़ने का चांस है। ये बहुत बड़ी कोई रैंडमाइज ट्रायल नहीं है, पर छोटी स्टडीज़ हैं जो इस तरह की डेटा शो करती है। तो हैव अ गुड फैमिली टाइम, इससे आपका मेंटल डिप्रेशन और स्ट्रेस भी कम होगा, खाना भी कम होगा और वजन भी कम होगा। ये जो थोड़े बहुत उसको ये टिप्स के बारे में मैंने बात की, ये ऐसा नहीं है कि जो लोग एक्सपेक्ट करें कि मैंने कोई रामबाण दवाई बताई जिसको आपको खाने से तुरंत वजन कम हो जाएगा, वैसा नहीं है। आपको ये सारी चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में अगर आप लाते हैं तो थोड़ा वजन बढ़ने का कंपैरेटिवली चांस कम हो जाएगा और आपकी लाइफ कंपैरेटिवली हेल्दी हो जाएगी और आपको वजन से रिलेटेड उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम होगी। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ईजिली अवेलेबल करता हूँ, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको जगह जगह डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके और अपने पेशेंट्स की लाइफ को बेटर बना सके, डॉक्टर के साथ बीमारी को डिस्कस बेटर वे में कर सकें। यदि आपको चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका ये हमारा कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है जिसको आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में टॉपिक्स में कवर करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए ये कंटेंट डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल हमने स्टार्ट किया, उसमें अवेलेबल है इंग्लिश भाषा में, तो वो उस कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।